हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद तिवारी और फिजिक्स वर्ल्ड के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको आज बताते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ट्रांजिस्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ट्रांजिस्टर की हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हम इसके पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में खास अंतर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो लोअर पावर कंजम्पशन और लेस वेस्टेज ऑफ हीट होती है। इसकी साइज छोटी होती है और कंफर्टेबल होती है। इस लो कॉस्ट का भी होता है। वहीं वैक्यूम ट्यूब में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसकी साइज बड़ी होती थी और ये महंगे भी बहुत होते थे। आपने फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर था उसमें इसको देखा होगा। और दोनों में अंतर देखते हैं। और अंतर के लिए हम ये देखेंगे कि ये इजीली पोर्टेबल डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। वहीं दूसरी तरफ वैक्यूम ट्यूब को हम आसानी से पोर्टेबल कहीं ले जाने में हमें दिक्कत हो सकती थी। ये रिक्वायर्ड लो पावर सप्लाई, हाई इफ़िशियंसी और फिजिकली बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वहीं दूसरी तरफ ये इसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है और ये इसके साथ ये होता है कि इसमें बहुत सारे ग्लास होती हैं और फिजिकली स्ट्रेंथ, इसको टूटने फूटने का बहुत डर होता है, खासकर वैक्यूम ट्यूब को। और भी अंतर देखते हैं इसके में। ये हाई वोल्टेज गेन इससे हो सकता है ट्रांजिस्टर से, जबकि वहीं पे लो वोल्टेज गेन होता है वैक्यूम ट्यूब से। लो इनपुट एम्पीडेंस होता है। लो इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो टोटल सम होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। इसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये नॉट दैट मच डिपेंड ऑन अपॉन टेम्परेचर, बहुत गर्म हो जाता है ये। और इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि जो वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब ये तो पोर्टेबल भी नहीं था, कास्ट भी ज़्यादा थी, फिजिकली उतना मजबूत भी नहीं था। इस वजह से हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ी। और जब हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर भी कई प्रकार के थे। और उस ट्रांजिस्टर में कई प्रकार के जो ट्रांजिस्टर थे उसमें मोस्टली दो प्रकार के ट्रांजिस्टर, जिसको हम बीजीटी कहते हैं और एफईटी कहते हैं। बीजीटी टाइप के जो ट्रांजिस्टर थे ये दो तरीके से बने हुए थे, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। और वहीं एफईटी जो ट्रांजिस्टर था उसको जेफ्ट और मॉसफेट के आधार पर बनाया गया था। यानी कि जो बीजीटी टाइप का ट्रांजिस्टर है उसको कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो दो प्रकार का था, पीएनपी और एनपीएन। और वहीं पे एफईटी यानी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, जिसको जेएफटी और मॉसफेट कहा गया था, ये अलग दो प्रकार के थे। ज़्यादातर हम अपने समझने में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल इस वजह से करेंगे क्योंकि इसमें जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा नहीं कि पीएनपी से रिजल्ट हमारे कुछ वेरी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लेकिन हम मोस्टली एनपीएन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास है। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है इनकी विड्थ और डोपिंग के आधार पर भी इनको शट किया जाता है। डोपिंग के आधार पर इसमें ये व्यवस्था की जाती है कि जो एमिटर होता है इसको हाईली डोप्ड किया जाता है, बेस को लेस डोप्ड किया जाता है और कलेक्टर को एमिटर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम डोप्ड किया जाता है। इसमें जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है जिसको हम बेस कहेंगे, जो शुरुआत में लगा हुआ एन टाइप का सेमीकंडक्टर है इसको हम इमिटर कहेंगे और जो अंतिम में लगा होगा उसको हम कलेक्टर कहेंगे। अब अभी हम इसके आगे देखेंगे, जब इसकी हम बायसिंग करेंगे तो इसको हम एक्टिव रीजन और रिवर्स बायस रीजन, बहुत सारे रीजन में करेंगे, अब वहाँ नहीं जाएंगे। अभी हम शुरुआती एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखते हैं। तो हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें एन इमिटर है, पी बेस है और इधर राइट साइड का जो एन है उसको हमने कलेक्टर कहा है। इनकी डोपिंग भी हमने बता दी है। विड्थ के मामले में बेस सबके रेस्पेक्ट में सबसे कम चौड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा? इस वजह से होगा क्योंकि जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी डिप्लीशन लेयर को, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगर बेस ज़्यादा चौड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बेस को पार नहीं कर पाएंगे
और कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ नहीं पाएगी और बहुत सारे सिस्टम हमारे फिर डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। जब हम एन पी एन ट्रांजिस्टर को आपस में बैक टू बैक जोड़ते हैं तो शुरुआत में हम ये देखते हैं कि इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर पैदा हो जाती है, जिसके जैसे कि एन और पी, एन निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, और पी जिसमें होल्स की संख्या ज़्यादा है, जब आपस में पास पास रखे जाते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, जिसको हम अभी आगे वाले चित्रों में देखेंगे, जिसको हम जंक्शन J1 कहेंगे। और P और N यानी बेस और कलेक्टर से एक जंक्शन बनेगा जिसको J2 कहेंगे, वहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर तैयार हो जाएगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि NPN टाइप के जो ट्रांजिस्टर होंगे, इसमें जो चार्ज कैरियर होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें जो चार्ज के कैरियर होते हैं वो होल्स भी होते हैं, इसलिए इसको हम बाईपोलर जंक्शन डायोड कहते हैं। जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, यानी एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायसिंग में और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन बनता है, वो जंक्शन, वहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होती है वो पतली होती चली जाती है, और वहीं पर बेस और कलेक्टर के बीच में जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो इनके बीच की जो जंक्शन, जिसको जंक्शन J2 कहेंगे अभी आगे वाले चित्रों में, वो डिप्लीशन लेयर थोड़ी चौड़ी होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो इसके जो पोल्स होते हैं, बेस से जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और निगेटिव, और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर यानी जो एमिटर है उसका सिरे को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो उस दौरान होता क्या है कि जो निगेटिव सिरे में से जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर में पहुंचकर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है, और इस होल्स की तरफ से जाने वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इधर से फोर्स लगाता है, और ये जो डिप्लीशन लेयर होती है वो पतली होती चली जाती है। वहीं हम जब कलेक्टर और बेस के बीच जब रिवर्स बायसिंग किए रहते हैं तो वहाँ पर, चूँकि हम यहाँ पर रिवर्स बायसिंग किए रहते हैं, इसलिए जो बेस और कलेक्टर होता है, बेस और कलेक्टर के बीच की जो फॉरवर्ड जो डिप्लीशन लेयर होती है वो चौड़ी होती चली जाती है, क्योंकि बेस का जो टर्मिनल होता है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। चूँकि बेस होल्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए होल को, सारे होल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इधर जो एन यानी कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपनी तरफ खींचने लगता है, और इस वजह से इनके बीच की जो डिप्लीशन लेयर है वो चौड़ी हो जाती है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जो NPN यानी एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है उसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो बेस और कलेक्टर के बीच में जो जंक्शन है, डिप्लीशन लेयर है, उससे थोड़ी सी कम चौड़ी है। यानी कि जो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई है और फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर पतली हो गई है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, यानी एमिटर को फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में करेंगे, तो इसका हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि इस तरह की अगर बायसिंग होगी तो उसको हम एक्टिव रीजन कहेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब इस तरह से हम बायसिंग करेंगे तो यहाँ से निकलने वाला जो एमिटर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हाईली काइनेटिक एनर्जी लिए रहेगा अपने पास, और वो जब बेस से होकर गुजरेगा तो चूँकि बेस कम डोप्ड है, इसमें होल की संख्या बहुत कम है, इसलिए जो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि होल्स खाली हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें सेट होके स्टेबल स्टेट में जाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी लिए रहेंगे, जिससे वो बेस को पार कर जाएगा, और अगर ज़्यादा डोप्ड होता तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे फंस कर रुक जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने लेस डोप्ड, बेस का लेस डोप्ड होना ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो एमिटर में हाईली काइनेटिक एनर्जी के साथ थे वो पूरे बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंच गए। तो इस दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका मतलब हमने ये समझने की कोशिश कर ली कि अगर ये बेस चौड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे फंस कर रुक जाता, अगर ये ज़्यादा डोप्ड होता तो भी इलेक्ट्रॉन उस तरफ ना जा पाता। तो इसका मतलब ये ज़रूरी था कि एमिटर का हाईली डोप्ड होना ज़रूरी था, कलेक्टर का एमिटर के रिस्पेक्ट में कम डोप्ड होना ज़रूरी था, बेस का की चौड़ाई कम होनी ज़रूरी थी, और उसका लेस डोपिंग होना भी बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है, इस NPN ट्रांजिस्टर में हम जब बैक टू बैक NPN सेमीकंडक्टर को आपस में सेट करते हैं, इसमें
और इस प्रकार का एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो एक अपने आप में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें दो डिप्लीशन लेयर बनती है, डिप्लीशन लेयर J1 और डिप्लीशन J2। डिप्लीशन J1 जो होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होने की वजह से इसकी डिप्लीशन लेयर पतली होती है, और वहीं पर जो J2 होती है उसमें रिवर्स बायस होने की वजह से डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो NPN टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी बायसिंग कुछ इस तरह से करते हैं। अब हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो NPN ट्रांजिस्टर है इसमें जो चार्ज कैरियर है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, यानी कि इसमें होल्स भी और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज कैरियर के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो अब आइए हम अगली स्लाइड में इसके कुछ और नए वेरिएंट को देखते हैं और नए नए तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश। इस फिगर से आपको और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि एमीटर N जंक्शन एमीटर, बीच का जो P है वो बेस, और जो राइट साइड का जो N है वो कलेक्टर हो गया। और इसमें एक जंक्शन J1 देख रहे होंगे और एक जंक्शन J2 देख रहे होंगे, वो NPN ट्रांजिस्टर है। और PNP ट्रांजिस्टर में PNP, इसमें जो मोस्टली चार्ज कैरियर होगा वो होल्स होगा, और NPN में जो मोस्टली चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके जो इनको जब ज्योग्राफिकल तरीके से दिखाते हैं तो ज्योग्राफिकल तरीके से हम देखिए ऊपर में राइट साइड में मैंने एक छोटा सा एक गोला बनाएंगे और गोले में एक एरो इस्तेमाल करेंगे। बीच में हम बेस, जिसको हमने B से डिनोट किया है, राइट साइड में मैंने कलेक्टर इस्तेमाल किया है, इधर मैंने एमीटर इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर के हम कॉन्फ़िगरेशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि हम एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग करेंगे। और जो डिप्लीशन लेयर्स होती हैं वो डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करने के हिसाब से बदलती रहती हैं। अब ये देखना है कि अगर हम एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग में करें, कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में कर दें तब क्या होगा। अगर कलेक्टर को फॉरवर्ड बायसिंग में करें, एमीटर को रिवर्स बायसिंग में कर दें तब क्या होगा। दोनों को रिवर्स बायसिंग में कर दें तो क्या होगा, और दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग में कर दें तो क्या होगा। आइए हम इसको इस फिगर से समझते हैं। ये शानदार फिगर है जिसको एक्सप्लेनेशन करने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी, लेकिन ये आप इसको अगर नोट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग में कर दिया है और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में कर दिया है, तो उसका इस्तेमाल आप देख ही रहे हैं, इसको सैचुरेशन रीजन कहेंगे। अगर फॉरवर्ड बायसिंग, एमीटर फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा और कलेक्टर रिवर्स बायसिंग में रहेगा तो वो एक्टिव रीजन कहा जाएगा। रिवर्स, अगर एमीटर रिवर्स बायसिंग में होगा और कलेक्टर फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसको इन्वर्स एक्टिव रीजन कहेंगे। और रिवर्स बायस्ड में रहेगा अगर एमीटर और कलेक्टर रिवर्स बायस में रहेगा, इसको कट ऑफ रीजन कहेंगे। तो यानी कि ये चीज़ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि इस तरह से तुम्हारे लिए आप सबको समझने में आसानी होगी कि जो हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे उस ट्रांजिस्टर में हमें ये खास बात का ध्यान रखना है कि एमीटर को जब हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर को रिवर्स बायस में करते हैं तो क्या बनेगा, और इन दोनों की जब हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, यानी जब हम जो इसकी बायसिंग है उसको चेंज करते हैं तो अलग अलग क्या क्या चीज़ बनेगा। तो सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, इन्वर्स एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। ज़्यादातर हम जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे उसको हम एक्टिव रीजन में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने इसको बायसिंग के आधार पर देखा, बायसिंग के आधार पर समझने की कोशिश की है। हम इसको हम अगर हम वोल्टेज के आधार पर दिखाने की कोशिश करें तो उसके लिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस होनी चाहिए और वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमारे पास जो वोल्टेज दिखाने के जो तरीके होते हैं उसको हम इस चित्र से देखेंगे। आइए देखते हैं। ये चित्र है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पर VE लिखा हुआ है, VE लिखा हुआ है, यानी कि जो वोल्टेज बेस और एमीटर के बीच का और वोल्टेज बेस और कलेक्टर के बीच का। तो अगर हमने ये किया कि जो वोल्टेज है जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो बेस के वोल्टेज से ज़्यादा हो और एमीटर की भी वोल्टेज से ज़्यादा हो तो इसको हम फॉरवर्ड यानी एक्टिव रीजन कहेंगे। अगर जो एमीटर का वोल्टेज है और जो कलेक्टर का वोल्टेज है अलग अलग दोनों तरफ से, वो बेस के वोल्टेज से ज़्यादा है तो वो कट ऑफ रीजन होगा। कट ऑफ रीजन इसका मतलब ये हो गया कि दोनों यानी एमीटर है और जो कलेक्टर है दोनों अलग अलग रिवर्स बायसिंग में किए गए हैं। और रिवर्स एक्टिव में क्या होगा, रिवर्स एक्टिव में ये होगा कि वहाँ पर जो एमीटर होगा उसकी जो एमीटर जो होगा उसका वोल्टेज
बेस की वोल्टेज से ज़्यादा होगा और कलेक्टर का जो वोल्टेज होगा वो बेस की वोल्टेज से कम होगा। ये एक शानदार तरीका होगा आपको समझने के लिए। और सैचुरेशन पीरियड ये होगा कि जब सैचुरेशन पीरियड का मतलब ये हो जाएगा कि जब वोल्टेज, जो बेस का वोल्टेज होगा वो एमिटर के और कलेक्टर दोनों के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो सैचुरेशन पीरियड, सैचुरेशन इस जो सैचुरेशन स्टेज फॉरवर्ड जिसको हम एक्टिव रीजन कहेंगे वो सैचुरेशन, और कट ऑफ रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन, ये सब कब कब आएंगे इसको जान लेना ज़रूरी रहेगा। और ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको राइट डाउन कर लें। 2-3-4 बार की प्रैक्टिस से हम इसको समझ जाएंगे। तो हमने पूरे वीडियो में भी इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि हमारे पास NPN जो ट्रांजिस्टर होंगे और PNP ट्रांजिस्टर होंगे। NPN ट्रांजिस्टर में हम शुरुआत में एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में करेंगे और कलेक्टर को रिवर्स बायस में करेंगे, लेकिन हम जब इसकी वेरिएशन को चेंज करते रहते हैं तो तब भी हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था देखी, हमने करंट के आधार पर देखी, हमने वोल्टेज के आधार पर देखी, और इस आधार पर हम ये 2-3 बार की प्रैक्टिस में हमें जान जाएंगे कि कब सैचुरेशन की पीरियड आएगा और कब रिवर्स बायस होगा, कब कट ऑफ की स्थिति आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रांजिस्टर में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर हम बैक टू बैक अगर ट्रांजिस्टर को सेट किए रहते हैं और उसके बाद हम एक ट्रांजिस्टर बनाए रहते हैं, और ट्रांजिस्टर में कैसे किसकी मेजॉरिटी है, कौन किसकी माइनॉरिटी है, और किसके आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बेस से कैसे रिकम्बिनेशन होके और एमिटर में पहुंच रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब हम आपको एक ऐसे फिगर्स से आपका परिचय कराएंगे जिसमें आप एकदम स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एमिटर से, कलेक्टर से, बेस से किस तरफ से जाएगा, और कैसे हम उसकी जो एक शानदार ट्रांजिस्टर की इक्वेशन लिखी जाती है, शानदार ट्रांजिस्टर की जो इक्वेशन लिखी जाती है कि जो IC होता है, जो IE होता है यानी जो एमिटर होता है, वो कैसे I इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC के, और फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन। तो इस चित्र में हम देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर। N जैसे चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, P में आप देख रहे होंगे कि एरो कलेक्टर की तरफ है। तो कलेक्टर की तरफ होना ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इतनी हाईली एनर्जी के साथ हैं कि वो कलेक्टर में पहुंच जा रहे हैं। आप इसमें कन्वेंशनल करंट देख रहे होंगे IE, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जाता हुआ अंदर की तरफ। IB आप देख रहे होंगे, बेस की करंट IB देख रहे होंगे, और कलेक्टर की करंट IC देख रहे होंगे। IC की ये जो करंट आप देख रहे हैं वो ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, लेकिन जब इसकी जब हम अक्सर जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन के बहने के जो विपरीत दिशा में हम जब करंट के चलने को हम जब दर्शाएंगे तो हम एक नई इक्वेशन लिखेंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि जितनी भी NPN में जितने इलेक्ट्रॉन, जितनी करंट जा रही है और कितनी करंट आउटपुट हो रही है, उसका एक इक्वेशन बनाएंगे। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इसी पे हम लेक्चर को समराइज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इसको देखें, वीडियो पॉज कर करके नोट करते रहें, आपको बहुत समझ में आएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो की लिए वेट करें। थैंक यू।